वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फेट इन वाटर। फॉस्फेट पानी में आता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या है वो देखेंगे पहले। उसके बाद में इफ़ेक्ट्स देखेंगे और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ में ये देखा जाएगा कि वाटर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इस फॉस्फेट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले फॉस्फेट की तरफ। फॉस्फेट जो ये एक वाइटल न्यूट्रेंट है और अगर हम सिंपल फॉस्फेट की बात करेंगे तो ये है PO4 नेगेटिव, जिसे हम ऑर्थोफॉस्फेट या फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहते हैं। और फॉस्फेट इम्पॉर्टेंट भी है लाइफ के लिए, क्योंकि ATP सिंथेसिस, DNA और RNA, इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से बोन्स में भी फॉस्फोरस और टीथ में फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉस्फोरस। तो इसका मतलब फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन इसकी हायर कंसंट्रेशन अगर बॉडी में, या मैं वाटर बॉडी की अगर बात करूँगा, वाटर बॉडी में अगर होंगे या वाटर में अगर होंगे तो इससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रेंट पोल्यूशन होता है, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, तो उससे वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम फॉस्फेट की अगर बात करेंगे तो दो तरह के फॉस्फेट रहते हैं। एक रहता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट और दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे मैंने ये दिखाया आपको, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फेट। अब इन दोनों के सोर्सेज क्या है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये आता कहाँ से पानी में। देखिए सोर्सेज दो तरह के रहते हैं। एक रहता है नेचुरल सोर्स, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से जो फॉस्फेट आता है, या ह्यूमन एक्टिविटी वाला सोर्स कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो पहला जो सोर्स है वो है रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब होती है तो वहाँ से, खासकर फॉस्फेट रॉक्स, तो वहाँ से फॉस्फेट निकल के पानी में चला आता है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में ऑलरेडी फॉस्फेट रहता है, जैसे हमने ऊपर बात की ATP, DNA और RNA की। तो इस डिकम्पोजिशन से भी पानी में फॉस्फेट आ जाता है। अब अगर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें फॉस्फेट रहता है, और वहाँ से अगर पानी बह के आ जाए जैसे इरिगेशन के दौरान या बारिश के दौरान, तो वो पानी में चला जाता है। इसी तरह से वेस्ट वाटर जो निकलता है घरों से, या सीवेज जो रहता है, उनमें भी फॉस्फेट प्रेजेंट रहते हैं, वो भी एक सोर्स है फॉस्फेट के लिए या फॉस्फेट का। इसी तरह से इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स से फॉस्फेट आता है, और स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, जैसे अर्बन एरियाज़ में से जब पानी नदियों में बह जाता है तो वो अपने साथ में जो पोल्यूटेंट्स लाते हैं, उन पोल्यूटेंट्स में फॉस्फेट भी रहता है, यानी जो कचरा आ जाता है उस कचरे में फॉस्फेट भी रहता है। अब बात करते हैं हम इस फॉस्फेट से वाटर पे क्या फ़र्क पड़ता है या असर पड़ता है, या वाटर क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है, या इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है, वो हम देखेंगे। तो पहला जो इफ़ेक्ट है वो है यूट्रोफिकेशन। देखिए फॉस्फोरस जो है ये एक न्यूट्रेंट है, इसकी ज़रूरत तो रहती है, लेकिन अगर ये एक्सेस में चला जाए पानी में तो वाटर्स में जनरली एल्गल ब्लूम होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाती है। बहुत सारे एल्गी और फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जो हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है और उससे बाकी प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि एल्गल ब्लूम से, एल्गी बढ़ने की वजह से, इसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह से सनलाइट जो है वो पानी में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि एल्गी जो है वो जनरली सरफेस पे आ जाते हैं और वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं। उससे बाकी जो डीप वाटर प्लांट्स हैं उन पे असर पड़ता है, उनमें प्रॉब्लम आता है। दूसरा, इस एल्गल ब्लूम की वजह से, इस यूट्रोफिकेशन की वजह से DO लेवल्स पानी में कम हो जाते हैं, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। कैसे कम हो जाते हैं? जब एल्गी डेड हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करते हैं। इस डिकम्पोजिशन के दौरान ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और इससे DO लेवल पानी में कम हो जाता है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स। कुछ एल्गी जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हम कहते हैं, वो टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो पानी में चले जाते हैं और पानी को वो पीने के लायक नहीं छोड़ते, या उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पानी को हार्मफुल बना देते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स हार्मफुल रहते हैं ह्यूमंस के लिए या बाकी एनिमल्स के लिए।
तीसरा जो इफेक्ट है वो इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। देखिए अगर हाइपोक्सिया हो गया तो हाइपोक्सिया से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश या बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको प्रॉपर मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उनको सफिकेशन होती है और जनरली बहुत सारी फिशेस जो है ना वो जो सेंसिटिव रहती है वो डेड हो जाती है जब DO लेवल कम हो जाए तो, क्योंकि फॉस्फेट से अलग अलग ब्लूम होता है, अलग अलग ब्लूम से DO लेवल्स कम हो जाते हैं और इससे ये एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिशेस हैं उनको सफिकेशन होती है। दूसरा है डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूट्रोफिकेशन से जो कुछ प्लांट्स है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स या एल्गी, ये बाकी प्लांट्स पे डोमिनेट करते हैं, बाकी प्लांट्स को ये ग्रो नहीं होने देते। इससे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। तीसरा जो इफेक्ट है फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ने का वो है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। पहली बात, जब फॉस्फेट बढ़ जाता है तो एल्गल ब्लूम होता है और फिर एल्गी का डिकम्पोजिशन भी होता है और कुछ एल्गी जो है वो खुद कुछ कंपाउंड्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पानी का टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो ख़राब हो जाती है, यानी बदबू आने लगती है पानी से। दूसरा, कुछ एल्गी ऐसे रहते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और टॉक्सिन्स तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए, खासकर ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्की है। तो ये दो इफ़ेक्ट्स जो ना ये वाटर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। चौथा जो इफ़ेक्ट है वो है सॉइल डिग्रेडेशन। अगर एक्सेसिव फॉस्फेट हो जाए फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के दौरान तो या इरिगेशन के दौरान, तो इससे सॉइल ख़राब हो जाती है क्योंकि जो न्यूट्रेंट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। फॉस्फोरस जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है और वो मैक्रो न्यूट्रेंट्स की अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, जैसे जिंक, आयरन और कॉपर। इसकी जो अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब आती है टर्न कि हम फॉस्फेट जब मेजर करते हैं तो कौन कौन सी फॉर्म को हम मेजर करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट इन वाटर, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि कितना फॉस्फेट है। हम 3 तरह के फॉस्फेट मेजर करते हैं। एक है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या जिसे हम ऑर्थोफॉस्फेट कहते हैं, दूसरा है ऑर्गेनिक फॉस्फेट और तीसरा है टोटल फॉस्फेट। तो वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए 3 तरह के फॉस्फेट या 3 तरह के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। तो ऑर्थोफॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट है और ये अक्सर फर्टिलाइजर से आता है और इसको मेजर किया जाता है वाटर क्वालिटी टेस्ट के लिए, ये बात याद रखना। दूसरा जो है ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये आता है डिकम्पोज्ड मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से, फॉर एग्जांपल ATP, DNA, RNA या सेल मेम्ब्रेन से। तो ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये भी हम चेक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन कितना है पानी में। तीसरा जो है वो है टोटल फॉस्फेट। टोटल फॉस्फेट में हम ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों फॉस्फेट्स को मेजर करते हैं। तो ये जो टोटल फॉस्फेट है ये यूज़ किया जाता है टू असेस ओवरऑल फॉस्फेट लोड इन वाटर बॉडी, यानी टोटल फॉस्फेट कितना है, ओवरऑल लोड कितना है फॉस्फेट का एक वाटर बॉडी में या वाटर सैंपल में। अब इसके बाद में बारी आती है मेजरमेंट मेथड्स, यानी हम मेजर कैसे करते हैं। तो 2 तरीके हमारे पास में जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। एक है कलरीमेट्रिक मेथड, जिसमें हम कुछ रिएजेंट्स डालते हैं वाटर सैंपल में जो फॉस्फेट के साथ में कलर्ड कॉम्प्लेक्स या कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और फिर हम उस कलर के बेसिस पे उस कलर की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें फॉस्फेट कितना प्रेजेंट है। और दूसरा जो है वो जो मोर एक्यूरेट है मेथड है और मोर सेंसिटिव मेथड है वो है आयन क्रोमेटोग्राफी। तो ये 2 तरीके हम यूज़ करते हैं टू मेजर फॉस्फेट्स इन वाटर। तो इसके बाद में हम वाटर क्वालिटी गाइडलाइंस की अगर बात करेंगे तो WHO का तो कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है US की, उनके हिसाब से सरफेस वाटर में फॉस्फेट लेस देन 0.1 mg पर लीटर होना चाहिए और लेक्स और रिजर्वायर्स की अगर बात की जाए तो 0.05 mg पर लीटर तक अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं, यानी लेस देन 0.05 mg पर लीटर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद में फॉस्फेट को रिड्यूस कैसे किया जाए, यानी फॉस्फेट पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। एक जो स्टेप है वो है एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिस। हमें कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन करनी चाहिए।
यानी हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको अगर कंट्रोल मैनर में यूज़ किया जाए तो उससे फॉस्फेट लेवल पानी में कम हो सकता है। दूसरा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जब भी वेस्ट वाटर हम वाटर बॉडी में अलाउ करेंगे जाने के लिए, या किसी तालाब में जाने के लिए, या किसी नदी में जाने के लिए, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। या अगर हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं पानी तो उसको ट्रीट करके छोड़ना चाहिए। उसके लिए जो बेस्ट मेथड है अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल सिस्टम होना चाहिए जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी वहाँ से बाहर निकाले। तीसरा जो है वह है स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। ये तीसरा तरीका है। जो अर्बन एरियाज से सीवेज वगैरह आता है या वाटर रन ऑफ के साथ में फॉस्फेट आता है, तो उसको रोकने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ज़रूरी है। यानी अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऐसे तरीके अपनाने हैं जिनमें फॉस्फेट का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब फॉस्फेट रिमूवल टेक्निक्स, मान लीजिए पानी में फॉस्फेट ज़्यादा है तो हमें ये निकालना है ये फॉस्फेट, तो इसके लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसके लिए एक तरीका है केमिकल प्रेसिपिटेशन। यानी हम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन करते हैं, जो फॉस्फेट प्रेजेंट है पानी में उसका प्रेसिपिटेशन करते हैं। उसके लिए हम एल्युमिनियम सल्फेट से ट्रीट कर सकते हैं तो एल्युमिनियम फॉस्फेट बनेगा। फेरिक क्लोराइड या लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन रिएजेंट से हम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से फाइटो रेमिडिएशन, इन्हें प्लांट्स के ज़रिए, जैसे डकवीड है हमारे पास में या वाटर हायासिंथ है, ये जो प्लांट्स है ये रिमूव करते हैं फॉस्फेट को फ्रॉम वाटर, यानी एब्जॉर्ब करते हैं उसको। इसी तरह से और एक मेथड है वह एनहांस्ड बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल EBPR। इसमें हम सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी से फॉस्फेट को रिमूव करते हैं और अपने सेल्स में एक्युमुलेट करते हैं। तो ये था फॉस्फेट के ऊपर लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना ज़रूरी है, तो आप इसको अगर इतना भी प्रिपेयर किया तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।